पिछड़ा होना गुनाह है, दलित होना गुनाह है। देखिए अखिलेश भैया को समझने की आवश्यकता है। क्या नया दिला पाएंगे वो? अगले ही दिन जा करके जो है उनका यहाँ लंबुआ का पूर्व विधायक है, गगन पे एक आरोप लगाया समाजवादी पार्टी के लोगों ने, गुंडा है, पुंगवाली है, वो बीजेपी का एजेंट है। लेकिन समाज के सम्मान की बात जहां आती है, माँ बाप का इकलौता लड़का गगन यादव अपने माँ बाप का इकलौता चिराग है। अपनी जान को हथेली पे लेकर कितनी बार उसको धमकियां दी गई, लेकिन जब यही डिंपल भाभी को उसी मैनपुरी के चौराहे पर जो है गालियां दी जा रही थी, यही गगन यादव सबसे पहले आगे आया था कि अखिलेश भैया को गुलाम चाहिए, नेता नहीं चाहिए। अगर गुलाम बनकर उनकी पार्टी में रहना है तो फिर ठीक है। अगर आप अब बात को उठाने लगेंगे, सामाजिक बातों को अगर सरोकार करने लगेंगे जनता में बैठ करके, तो आपको पसंद नहीं करेंगे। आपके 37 सांसद, कांग्रेस के सांसदों को लेकर 42 सांसद जो इंडिया गठबंधन के हैं, 42 सांसद, आपके 111 विधायक कहां हैं? अपनी अस्मिता को बेच करके हम हिंदू कहलाएं, अपने सम्मान को बेच करके अपने जो हम हिंदू कहलाएं, ये तो नहीं हो पाएगा। और हमसे हिंदू होने का प्रमाण पूछा जा रहा है। हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, हमारी कुल देवी विंध्यवासिनी है, हमसे प्रमाण हिंदू होने का ना लिया जाए। वही ब्रजेश पाठक एक तरफा कार्रवाई करवा रहे हैं। क्या ब्रजेश पाठक पे कार्रवाई होगी? और जो यादव समाज में भारतीय जनता पार्टी में मलाई काट रहे हैं, क्या उनके कान पे जू तक नहीं देख रही है? जाकर कह दो बदजुबान बेकाबू कप्तानों से, चौकी चौकी जाकर कह दो थानों से, हम डरते नहीं हथकड़ियों से, लाठी से इनकी गोली से, हम है आगे बढ़ने वाले वीर अहीर की बोली से। मैं पिछड़ा भी हूं, मैं भाजपा नेता के साथ साथ पिछड़ा भी हूं, मैं यदुवंशी भी हूं। एक मूत्र विसर्जन राजभर के भी ऊपर होना चाहिए, उसको भी पवित्र करने की आवश्यकता है। तुम तो सबसे ज्यादा अपने समाज को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो। तुम्हारा बेटा 3 चुनाव आ चुका है। देखिए वो बेवकूफ आदमी है, उससे बड़ा मंद बुद्धि मैंने आज तक देखा नहीं है। मैं एक तरीके से उसको लफंगा भी कह सकता हूँ, लुच्चा भी कह सकता हूँ। इटावा कथावाचक मामला जो है अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम नेताओं का जो है प्रतिक्रिया रही, वही साधु संत समाज के लोग भी, क्योंकि यह ब्राह्मण का मामला था। और बता दें कि कथावाचक जो मुकुटमणि यादव थे और उनके साथ के जो उनके साथी जो थे, वो ब्राह्मण के यहाँ कथा कहने जाते हैं और वहाँ घटनाएं जो घटती है वो आप सब जानते हैं। और इस बीच हमारे साथ जो है भाजपा नेता विशाल यादव है और वो यादव महासभा के जो है प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनकी राय है, क्योंकि अभी तक वो कैमरे के सामने नहीं आए थे। तमाम मामलों में जब ऐसा कुछ आता है, यादव के बारे में आता है या भाजपा के बारे में आता है या कोई बड़ी घटना जब आती है, तब वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते हैं। तो अभी आज हमारे साथ विशाल यादव जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि अब तक की जो मामला जो सामने आया है, तमाम लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आए हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। भैया स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के जितने भी दर्शक, मेरा सबको सादर प्रणाम। भैया ये कथावाचक का जो मामला है अब एकदम तूल पकड़ लिया है और जो है ये पूरा जो नफरत की आग में अब पूरा देश जलने को तैयार है एकदम। देखिए इस नफरती आग को फैलाया कौन है? इस दहकती आग में घी डालने का किसने काम किया है? मैं पूछता हूं, क्या यादव होना गुनाह है? मैं भी भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। मैं पूछना चाहता हूं अपने समाज के जो बड़े नेता हैं, क्या यादव होना गुनाह है? बताइए एक कथावाचक को। और वो कथा किसकी सुना रहा था? यदकुल शिरोमणि श्री कृष्ण भगवान की। किसी के ऊपर मूत्र से जो है उसको पवित्र करना, उसके साथ साथ जो उसके बाल छीनना, उसको उसकी नाक को झगड़ना जमीन पर, यह क्या दर्शाता है? एक अमानवीय कृत्य है। कार्रवाई तो इस पर होनी चाहिए जी। और किया किसने है? जो समाज के नुमाइंदगी करते हैं, जो अपने आप को धर्म का रक्षक बताते हैं, आज वही लोग धर्म के भक्षक बन करके यादवों को बांटने का काम कर रहे हैं। तमाम वही साधु संत कह रहे हैं कि जो है इनका जो है काम दूसरा कुछ है और ये पंडितों का काम कर रहे हैं, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। देखिए पोथी पढ़ जगमुआ, अब पंडित भया ना कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए। मैं कहता हूं मानवता पहली चीज है, इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए। और रही बात, जिसको ज्ञान होगा वह ज्ञान देने का काम करेगा। किसने कह दिया पंडित ही कथा कह सकता है? किसने यह कह दिया? अच्छा भाई, आप राजभर हैं, उनका आप बयान सुने होंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके बयान पर? देखिए वो बेवकूफ आदमी है, उससे बड़ा मंद बुद्धि मैंने आज तक देखा नहीं है। मैं एक तरीके से उसको लफंगा भी कह सकता हूँ, लुच्चा भी कह सकता हूँ। केवल अपना और अपने बेटों का हित जहां उसका निहित दिखता है, वही वो कार्य करता है। मैं कहता हूं तुम यादव समाज को कह रहे हो कि ब्राह्मणों का हक छीन रहे हैं। तुमको पता होना चाहिए कि वैदिक क्षत्रिय हैं हम। तुम पहले जाकर ज्ञान लो, उसके बाद यादव समाज पे टिप्पणी करना। ये बताइए आप, तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा काम तो धान पीटना है।
तुम बताओ। और तुम तो सबसे ज्यादा अपने समाज को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो। तुम्हारा बेटा 3-3 चुनाव आ चुका है कोई जवाबदेही? और साले मैं तुम्हारे इस शब्दों को कोट कर रहा हूं। तुमने कहा कि राजभर समाज पियक्कड़ होता है। मैं राजभर समाज के तमाम नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, एक मूत्र विसर्जन राजभर के भी ऊपर होना चाहिए। उसको भी पवित्र करने की आवश्यकता है कि पिछड़ों की लड़ाई भूल गया हो, दलितों की लड़ाई भूल गया हो और जाकर के चाटुकारिता कर रहा है, चरण वंदना कर रहा है। मैं पिछड़ा भी हूं, मैं भाजपा नेता के साथ साथ पिछड़ा भी हूं, मैं यदुवंशी भी हूं। जी हाँ, बता दें कि विशाल यादव जी भले ही भाजपा के कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता कहे जाते हैं, लेकिन जब जहां यादव की बात आती है तो वहां कूद पड़ते हैं और वो जो हक की बात होती है वो बात करते हैं। तमाम ऐसे मामले जहां हत्याएं होती हैं, जहां भाजपा सरकार में लगाम लगाने की बात होती है, वहां भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तमाम जो है मामलों में जो है इनकी आपने सुना होगा किस तरीके से बेबाकी से जवाब देते हैं। तो अभी जो शंकराचार्य है वो कहते हैं कि मनुवाद में जो है लिखा है कि ये सिर्फ ब्राह्मणों का काम है और ये सिर्फ ब्राह्मण ही जो है पूजा पाठ करवा सकते हैं। देखिए, शंकराचार्य जी ने जो कहा है मैं उसकी निंदा करता हूं। शंकराचार्य जी ने एक बयान दिया है कि यादव कह रहा है कि मैं जो है अगर पूजा पाठ नहीं कराऊंगा तो ब्राह्मण भी इस देश में बहुत मजबूत है। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मैं एक वीडियो सहेज कर रखा हूं और यह वीडियो मैं पूछना चाहता हूं। इस वीडियो में क्या आप बताना चाहते हैं? मैं इस वीडियो से यह बताना चाहता हूँ, न्यायालय में पहुंच के कह रहा है कि और कोई यादव का लड़का है। निर्दोष यादव समाज के लोगों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है, उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें। यह कहाँ का न्याय है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपका ही नारा है कटोगे तो बटोगे। मुख्यमंत्री जी क्यों यादवों को काटा जा रहा है और आप चुप हैं? वही ब्रजेश पाठक एक तरफा कार्रवाई करवा रहे हैं। क्या ब्रजेश पाठक पे कार्रवाई होगी? और जो यादव समाज में भारतीय जनता पार्टी में मलाई काट रहे हैं, क्या उनके कान पे जू तक नहीं देख रही है? अच्छा, अभी गगन यादव जब कूच करते हैं वहां पहुंचने के लिए इटावा के लिए और रास्ते में रोक लिया जाता है, उसके बाद लगभग 20 से अधिक लोगों पर एफआईआर किया जाता है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यह सरासर जो कार्रवाई हो रही है इसकी मैं निंदा करता हूं। यह दोहरा चरित्र जो है रवैया अपनाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं और मैं कहना चाहता हूं इटावा प्रशासन से, जाकर कह दो बदजुबान बेकाबू कप्तानों से, चौकी चौकी जाकर कह दो थानों से, हम डरते नहीं हथकड़ियों से, लाठी से इनकी गोली से, हम है आगे बढ़ने वाले वीर हीर की बोली से। हम झुकने वाले लोग नहीं है और तुम्हारे जो है हम धमकी से डरने वाले लोग नहीं है। हम लोग जो है सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। अच्छा, ये मुख्यमंत्री जी का कल बयान आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि जो है बटोगे तो कटोगे ना, तो यहाँ सिर्फ हिंदू ही हिंदू है, यहाँ तो जो है आपसी जात का विवाद है, इसमें धर्म की तो बात तो है नहीं, यहाँ कटने और बटने की कहां से बात आ गई? पिछड़ा होना गुनाह है, दलित होना गुनाह है। बहुत सत्य बात आपके चैनल पे मैं कह रहा हूँ। एक एजेंडा चलाया जाता है कि धर्म परिवर्तन का। हमने कहा ठीक है, धर्म परिवर्तन जो करा रहा है वो गलत है, इसके खिलाफ कड़ी कानून लाइए आप और उन दोषियों को सजा दीजिए, लेकिन धर्म परिवर्तन होने का कारण भी खोजिए। दलित क्यों धर्म परिवर्तन कर रहा है? उसका शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनका दमन हो रहा है, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अपनी अस्मिता को बेच करके हम हिंदू कहलाएं, अपने सम्मान को बेच करके अपने जो हम हिंदू कहलाएं, ये तो नहीं हो पाएगा। और हमसे हिंदू होने का प्रमाण पूछा जा रहा है। हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, हमारी कुल देवी विंध्यवासिनी है, हमसे प्रमाण हिंदू होने का ना लिया जाए। ये धर्म के ठेकेदारों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, और अगर हम तुमसे अगर प्रमाण लेने लगे तो तुम भी डिग्री नहीं दिखा पाओगे। अच्छा, ये भैया कह रहे थे कि घटना होने के 4 दिन के बाद जो है वहाँ की पूरे गांव की महिलाएं एक तरफा जो है एक घर की तरफ बात करती है और कहती है कि उस महिला के साथ छेड़छाड़ हो रहा था, इसलिए ये सारी चीजें बाद में ये हुई है। देखिए, यह गलत चीज है। अगर हमारे देश में संविधान है, मनुस्मृति नहीं है, ना लागू होने देंगे, चाहे हमें गोलियां भी खानी पड़ जाए क्यों नहीं। मैं कहना चाहता हूँ संविधान के दायरे में आकर के अगर कोई आपके साथ हो रहा था, पहले आप उसको जो है एफआईआर लिखवाते हैं, जेल भेजवाने का काम करते हैं। जो काम आज आप कर रहे हैं फर्जी तरीके से यादव समाज के नौजवानों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं अगर कथावाचक गलत है, उन्होंने कोई ऐसी जो है किया तो नहीं है,
क्योंकि ये चीजें बाद में आई हैं। जब उनको लगा कि हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, 4 लोगों को जेल भेज दिया गया, तो इनको लगा कि हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, तो ये मनगढ़ंत कहानियां लेकर के आ गए बाद में। और वही रेणु तिवारी क्या क्या चीजें कह रही है आप लोगों के सामने है, मीडिया में वो भी चल रहा है, कह रही यादव समाज की बहन बेटियों को नंगे करके चौराहे पे घुमाया जाए। यादव समाज अगर उस पर आ गया तब, लेकिन हम जिस कुल से आते हैं, हमारे अंदर एक संस्कार है, हमारे मर्यादा है। हम सभी महिलाओं, सभी जाति वर्ग के महिलाओं का सम्मान करते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी, इस घटना होने के बाद जो है मुकुटमणि यादव, उनके जो साथ में रहने वाले लोग हैं, उनको बुला करके जो है सम्मान देते हैं और कहते हैं कि जो हुआ उनके साथ उनको न्याय मिलेगा और उनकी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, अखिलेश भैया को समझने की आवश्यकता है, क्या न्याय दिला पाएंगे वो? अगले ही दिन जा करके जो है, उनका यहाँ लंबुआ का पूर्व विधायक है पांडे, उसका नाम हमको याद नहीं है, संतोष पांडे, उसके यहाँ जाकर के बैठ जाते हैं। और मैं कहता हूं, अगर आपको जाना चाहिए तो उस कथावाचक के घर, समाज के और बहुजन समाज के लोगों को ताकत मिलती कि अखिलेश यादव हमारी लड़ाई लड़ने के लिए जमीन पे आ गए हैं। आपके 37 सांसद, कांग्रेस के सांसदों को लेकर 42 सांसद जो इंडिया गठबंधन के हैं, 42 सांसद, आपके 111 विधायक कहां हैं? उनको लेकर के आपको कुछ करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था मैनपुरी, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। आप मरो, आप यादव हो, मुझसे नहीं लेना देना है। आप तो मेरे गुलाम हो, आप तो समाजवादी पार्टी कोर्ट करोगे ही तो करोगे। गगन पे एक आरोप लगाया समाजवादी पार्टी के लोगों ने, गुंडा है, पुंगवाली है, वो बीजेपी का एजेंट है। लेकिन समाज के सम्मान की बात जहां आती है, माँ बाप का इकलौता लड़का। नहीं, मैंने देखा भैया, आप जो कह रहे हैं कि कहीं भी कोई घटना होती है, यादव समाज के साथ कहीं भी घटना होती है, गगन यादव वहां पहुंचते हैं और जो भी संभव मदद हो पाती है, चाहे वो लोगों से एकत्रित करके, चाहे वो अपने पास से काम भी करते हैं और जो है प्रशासनिक मदद भी करने का आश्वासन देते हैं, करते भी है। उसके बाद भी जो है अखिलेश यादव वो डायरेक्ट कहते हैं कि वो हम नहीं जानते कौन है, वो तो गुंडा मवाली थे। देखिए, अखिलेश भैया को गुलाम चाहिए, नेता नहीं चाहिए। अगर गुलाम बनकर उनकी पार्टी में रहना है तो फिर ठीक है। अगर आप अब बात को उठाने लगेंगे, सामाजिक बातों को अगर सरोकार करने लगेंगे जनता में बैठ करके, तो आपको पसंद नहीं करेंगे। गगन यादव अपने माँ बाप का इकलौता चिराग है। अपनी जान को हथेली पे लेकर कितनी बार उसको धमकियां दी गई, लेकिन जब यही डिंपल भाभी को उसी मैनपुरी के चौराहे पर जो है गालियां दी जा रही थी, यही गगन यादव सबसे पहले आगे आया था। तो इस मामले में गगन यादव को जो है मुख्य आरोपी बना दिया गया, जबकि वो वहां पहुंचे भी नहीं। अरे ठीक है, हम जिस कुल में पैदा हुए हैं, मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं है। दया यादव को भी जेल भेजने का काम किया गया है। जो दया अखाड़ा के संचालक हैं, दया यादव को भी फर्जी तरीके से जो है जेल भेजने का काम किया गया। ठीक है, मैं कहता हूं, अगर ब्रजेश पाठक को यादवों से इतनी ही नफरत है, तो सभी यादवों को एक तरफा करा के गोली मार दो। ब्रजेश पाठक, याद रखना, आज मन बहुत दुखित है, आज मेरी आंख में आंस है तो तुम्हारी आंख में भी आंस होगा। ये विशाल यादव का तुमको खुली चेतावनी है। मेरे नौजवानों का भविष्य खराब करके तुम जो कृत्य कर रहे हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस चीज को याद रखना। तुम प्रशासन को एक तरफा कार्रवाई करने का आदेश कर रहे हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, ब्रजेश पाठक को रोक लो ब्रजेश पाठक को, अन्यथा सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम 26 करोड़ यदुवंशी अपनी जान देकर के अपने समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। भैया, अब लग रहा है कि जो ये विवाद चल रहा है वो रुकेगा नहीं, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई होना और जो है गलत तरीके से एक पार्टी का सहयोग करना, ये समाज के लिए और ये कानून के लिए और संविधान के लिए सही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे अंत में अपने समाज के लोगों को, जिस तरीके से जो नफरत ये फैल रही है, उसको कैसे अब समेटा जाएगा? पहले तो स्थिति को सुधारिए, पहले अपने आप को धैर्य रख करके परिस्थितियां जो हैं, जो विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, उससे अपने पक्ष में करिए। समय बहुत आएगा और समय आने पर इनका जवाब मजबूती से दिया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ये बार बार ललकारने का काम करेंगे तो 1 इंच भी पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जान दे देंगे, सर कटा देंगे, लेकिन सर झुकाने का काम नहीं करेंगे। सरकार अगर इस मामले को जल्द ही सुलझाने का प्रयास नहीं करती है, या इस मामले में जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई नहीं करती है, तो शायद है आगे उत्तर प्रदेश को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और शायद इस सरकार को भी इस मामले को लेकर के एक बड़ा नुकसान होने वाला है। आगे क्या कुछ होता है और इस मामले में क्या आगे कार्रवाई होती है? एक चीज कहना चाहता हूँ, राजस्थान में सरकार किस किस बलबूते चल रही है? यादवों की। मध्य प्रदेश में सरकार किसके बलबूते चल रही है? यादवों की। हरियाणा में सरकार किसके बलबूते चल रही है? यादवों के। बिहार में किसके बलबूते चल रही है? मैं यादवों के। भारतीय जनता पार्टी में जितने सांसद हैं, अगर आज इस्तीफा दे दें तो माननीय मोदी जी की सरकार गिर जाएगी।
लेकिन हरियाणा के यादव खामोश हैं, राजस्थान के यादव खामोश हैं, मध्य प्रदेश के यादव खामोश हैं। दिल में कहीं न कहीं ये भी मेरी बहुत बड़ी चीज़ है। क्या ये सत्ता का लालच है? बिल्कुल, बिल्कुल, यह सत्ता का लालच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे सत्ता के लालचियों को मैं कहना चाहता हूँ, यादव समाज के लोगों से आईना दिखाने का काम करना चाहिए। बाबा रामदेव ने बड़ी ताकत और मजबूती प्रदान की है मेरे समाज के लोगों को। मैं बाबा रामदेव जी को तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बाबा बालक नाथ जी को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ। लेकिन और समाज के जो लोग हैं, उनको भी आगे आकर के इस स्थिति में यादव समाज के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा होने का भी मैं आह्वान करता हूँ। जय यादव, जय माधव।